हेलो डियर स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स को मेरा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जब भी आप ये लेक्चर देख रहे होंगे। सो बच्चों, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ये तो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, ठीक है। अब हमें देखना है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सभी को पता है कि अपने जो न्यूटन भाई साहब थे उनका दूसरा नियम क्या कहता है। न्यूटन भाई साहब का दूसरा नियम कहता है, क्या कहता है न्यूटन भाई साहब का दूसरा नियम, कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अगर सपोज इफ नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स जीरो है तो मुझे एक बात बताओ, dp/dt क्या रहेगा? जीरो। रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होगा? जीरो। रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम जीरो है, इसका मीनिंग क्या होता है कि मोमेंटम कांस्टेंट है। मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट, या फिर मोमेंटम क्या है? कंजर्व। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है तो वहां पे मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मतलब जितना इनिशियल मोमेंटम होगा उतना ही क्या होगा? फाइनल मोमेंटम होगा। जितना इनिशियल मोमेंटम उतना फाइनल मोमेंट। तो मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मास तो सेम रहेगा तो मास यहाँ पे कैंसिल हो गया। सो v1 इज इक्वल टू v2। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस पे है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? जीरो। तो उसका फाइनल वेलोसिटी भी क्या रहेगा? जीरो ही रहेगा। लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स कितना होगा? जीरो होगा। और अगर किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी v है तो उसका फाइनल वेलोसिटी भी कितना रहेगा? v। लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स कितना होगा? जीरो होगा, शून्य होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाओ। अब हम बात करेंगे रोटेशनल मोशन की। किसकी बात करेंगे? रोटेशनल मोशन। तो मुझे एक बात बताओ, रोटेशनल मोशन में फोर्स का इक्विवेलेंट कौन होता है? सर टॉर्क होता है। कौन होता है? टॉर्क। फोर्स का इक्विवेलेंट कौन होता है? टॉर्क। एंड लीनियर मोमेंटम का इक्विवेलेंट कौन होता है? एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? यल से। यल फॉर एंगुलर मोमेंटम। क्लियर हुआ सबको? तो मुझे एक बात बताओ, हमने यहाँ पे क्या बोला था? इफ नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो रोटेशनल डायनामिक्स में आप क्या बोलोगे? आप रोटेशनल डायनामिक्स में बोलोगे इफ नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज जीरो। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होने वाला नेट टॉर्क जीरो है तो मुझे बताओ क्या होगा? सर, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होने वाला नेट टॉर्क जीरो है तो dl/dt भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा। लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होने वाला नेट टॉर्क कितना हो? जीरो। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि एंगुलर मोमेंटम कैसे रहेगा? कांस्टेंट। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होने वाला नेट टॉर्क जीरो होता है तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मतलब आप क्या बोल सकते हो? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो मुझे एक बात बताओ, हमने एंगुलर मोमेंटम क्या होता है देखा था? एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा। क्या होता है? आई ओमेगा। तो L1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? सर, L1 की जगह पे हम लिख सकते हैं I1 ओमेगा 1। L2 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? I2 ओमेगा 2। I2 ओमेगा 2। इसका मीनिंग क्या है? जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होने वाला नेट टॉर्क जीरो होगा तो वहां पे I इंटू ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर स्पीड का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट। वो प्रोडक्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट। अगर किसी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इसका मीनिंग है कि जब ओमेगा इधर आएगा तो आप बोल सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ओमेगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट का एंगुलर स्पीड इंक्रीज होगा, किसी ऑब्जेक्ट का
मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा, किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा तो एंगुलर स्पीड क्या होगा, कम होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो एंगुलर स्पीड घटेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन ये आप कब बोल सकते हो, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होने वाला नेट टॉर्क कितना हो, नेट टॉर्क शून्य हो, नेट टॉर्क कितना हो, शून्य। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, आपने लिखा I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा, सही है। कब लिख सकते हैं ऐसा, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला नेट टॉर्क जीरो। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होने वाला नेट टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम कैसे होगा, कंजर्व, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा तब आप लिख सकते हो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। चलो, हमने देखा था ओमेगा के वैल्यूज, ओमेगा क्या होता है हमने देखा था। ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो सर, हम ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई n, या फिर ओमेगा को और क्या लिखा जा सकता है सर, हम लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय टी। सबसे पहले मैं लिखता हूं 2 पाई n। सो अगर ओमेगा 1 की जगह पे क्या आएगा, ओमेगा 1 की जगह पे आएगा 2 पाई n1 इज इक्वल टू I2 की जगह पे तो I2 ही रहेगा, और ओमेगा 2 की जगह पे कौन आएगा, ओमेगा 2 की जगह पे आप लिख सकते हो 2 पाई n2। जो कट रहा है उसको काट दो, जो कट रहा है उसको काट दो, क्यों, बिकॉज आपको काटने का मौका बहुत कम बार मिलता है। और ये सेंटेंस सिर्फ किसके लिए था, लड़कों के लिए। किसके लिए था, ओनली फॉर बॉयज, ओनली फॉर बॉयज, ओनली फॉर बॉयज। ठीक है, तो यहां से आपको क्या आ रहा है, गुस्सा, क्या आ रहा है, गुस्सा। सो I1 n1 इज इक्वल टू I2 n2, I1 n1 इज इक्वल टू I2 n2। ठीक है, जैसे आप I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 लिख सकते हो, वैसे आप I1 n1 इज इक्वल टू I2 n2 लिख सकते हो, लेकिन कब, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होने वाला नेट टॉर्क क्या हो, जीरो हो। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है I इंटू n, इन I इंटू n, मतलब इन क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब जब आप n को इधर लेके आओगे डिनोमिनेटर में, तब आप क्या बोल सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द n। इसका मीनिंग क्या है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हुआ तो उसका फ्रीक्वेंसी घटेगा, और ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हुआ तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन आप ऐसा कब बोल सकते हो, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेबल है। क्या है टर्म्स एंड कंडीशन, नेट टॉर्क, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला नेट टॉर्क कितना होना चाहिए, जीरो, कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। सही है, क्लियर हुआ सबको यहाँ तक। ओमेगा की जगह पे और क्या लिख सकते हो, 2 पाई अपॉन समय, 2 पाई अपॉन समय, 2 पाई बाय टी। तो लिखो, लिखो ओमेगा की जगह पे लिखेंगे 2 पाई बाय टी। सो I1 को एज इट इज रहने दो, ओमेगा 1 की जगह पे क्या लिख सकते हो, 2 पाई अपॉन T1। I2 को एज इट इज रहने दो, इंटू ओमेगा 2 की जगह पे क्या लिख सकते हो, 2 पाई बटे T2। जो कट रहा है उसको काट दो, क्यों, आपको पता है, आपको पता है क्यों काटना है। I1 अपॉन T1 इज इक्वल टू I2 अपॉन T2, I2 अपॉन T2। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या समझ रहा है सर, हमें एक बात समझ में आ रही है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टाइम पीरियड का रेशो क्या रहेगा, इनका जो रेशो है, इनका जो रेशो है ये कांस्टेंट होगा। इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग क्या है, अभी किधर लिखूं मैं, अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टी तो इधर आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी। मतलब सिंपल बात है, अगर किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगा तो एक रोटेशनल मोशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, एक चक्कर काटने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा। फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है मतलब टाइम ज्यादा लगेगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, सो इसका मीनिंग है अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा तो उसका टाइम पीरियड बढ़ेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर डिक्रीज हो रहा है तो टाइम पीरियड क्या होगा,
टाइम पीरियड क्या होगा, घटेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, टाइम पीरियड कम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, टाइम पीरियड ज्यादा। लेकिन कब, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है, तो नेट टॉर्क जब जीरो होगा तब हम ऐसा लिख सकते हैं, अदरवाइज हम ऐसा नहीं लिख सकते। क्लियर हुआ सबको, क्लियर हुआ सबको। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होने वाला नेट टॉर्क जीरो है तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, और अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो आप क्या क्या लिख सकते हो, हम लिख सकते हैं I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, I2 ओमेगा 2, ओमेगा की जगह पे आपने 2 पाई n लिखा, तो फिर आप लिख सकते हो I1 इंटू N1 इज इक्वल टू I2 इंटू N2। और क्या लिख सकते हो, ओमेगा की जगह पे जब आपने 2 पाई बाई T1 लिखा तो यहाँ पे आएगा I1 बाई T1 इज इक्वल टू I2 बटे T2। लेकिन यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है, ये आप तब भी लिख सकते हो जब आपके ऊपर लगने वाला नेट टॉर्क कितना हो, जीरो। नेट टॉर्क कितना हो, जीरो। क्लियर हुआ सबको। सो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने क्या सीखा, आपने क्या सीखा। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला नेट टॉर्क जीरो होगा तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड है। ठीक है। और आपको यहाँ से टॉर्क का और एक डेफिनेशन मिला, टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। देखो फिर हमने अभी तक टॉर्क के बारे में क्या क्या सीखा। सो टॉर्क पहली बार आपने सीखा था, टॉर्क इज दी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर बार क्रॉस एफ बार, तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें मिला, क्रॉस को सॉल्व करने के बाद साइन थीटा आता है। हाँ सर, साइन थीटा आता है। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट टाइम देखा कि आर साइन थीटा का ही मीनिंग होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये पहला कॉन्सेप्ट आपने टॉर्क के बारे में सीखा। दूसरा कॉन्सेप्ट आपने क्या सीखा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। क्या सीखा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। थर्ड कॉन्सेप्ट अब भी आपने सीखा, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। जब आप एंगुलर मोमेंटम को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा टॉर्क। क्या मिलेगा, टॉर्क। ठीक है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट, ये दूसरा कॉन्सेप्ट, ये तीसरा कॉन्सेप्ट। ठीक है। और एंट्रेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया, फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आई अल्फा। मोस्टली यहाँ से अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करो, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अल्फा इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन आई। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको। चलो, तो हमने यहाँ पे देखा कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला नेट टॉर्क अगर जीरो है तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। ये हमने बोला, ऐसा हमने बोला। क्या बोला हमने बोला कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होने वाला नेट टॉर्क जीरो होगा तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व। लेकिन हमारे बोलने से कुछ नहीं होता, हमें वो क्या करना पड़ेगा, प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि ऐसा होता है। सर ऐसा क्यों, आपने किसी से बोला था, ठीक है, आपको किसी ने पूछा कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हो, तो आपने बोला कि हम आपके लिए चांद तारे तोड़ के ला सकते, लेकिन वो आपके इस बात के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। क्यों विश्वास नहीं करेंगे? बिकॉज उनको इससे पहले बहुत से लोगों ने ऐसा बोला है कि आपके लिए हम चांद तारे तोड़ के ला सकते, लेकिन किसी ने भी तोड़ के नहीं लाए। तो आपने बोला कि मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ के लेके आ सकता हूँ, तो आपको उसको प्रूव करना पड़ेगा। आपको उसको क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। वैसे ही मैंने यहाँ पे आपसे बोला कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला नेट टॉर्क अगर जीरो होगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लेकिन बोलने से कुछ नहीं होता, प्रूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रूव।
क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं स्टेटमेंट कि एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है क्या, स्टेटमेंट। तो कुछ लोग स्टेटमेंट में लिखेंगे कि हमसे किसी ने पूछा आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, तो हमने उनको बोला कि हम आपके लिए चांद तारे तोड़ के ला सकते हैं, लेकिन हमें ये प्रूव करना पड़ेगा बिकॉज बिकॉज उनको हमारे ऊपर विश्वास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज उनको बहुत से लोगों ने इससे पहले भी ऐसा बोला है, तो इसकी वजह से उनको हमारे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा, इसलिए हम चांद तारे तोड़ के लाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो स्टेटमेंट क्या होगा, इफ, चलो फिजिक्स में आ जाओ, फिजिक्स में इफ नेट टॉर्क इफ नेट टॉर्क इफ नेट टॉर्क एक्टिंग if net torque acting on an object, if net torque acting on an object is zero, then तब क्या होता है, अगर ऐसा है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। देन एंगुलर मोमेंटम remains conserved, angular momentum remains conserved। सही है, क्लियर हुआ सबको? हाँ सर, कंजर्व। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इसे प्रूव भी करना है। चलो प्रूव करेंगे, 2 मिनट के अंदर प्रूव करके दिखाएंगे। जैसे आप 2 मिनट के अंदर चांद तारे तोड़ के नहीं लेके आ सकते, 2 मिनट के अंदर क्या 7 जन्म में भी आप चांद तारे तोड़ के नहीं ला सकते। उससे पहले मैं आपको ये प्रूव करके दिखाता हूँ। मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर बार क्रॉस पी बार। इसको दोनों साइड पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू समय के साथ इसको करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। सो dl बटे dt, इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर सिर्फ एक ही साइड पे डिफरेंशिएट करोगे तो आपका मैथ्स बुरा मान जाएगा। तो दोनों साइड पे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। वेरी गुड। अब यहाँ पे सर हम डिफरेंशिएशन कैसा करेंगे, इजी है, किसी एक को बाहर निकालो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो। हाँ सर, हमने यहाँ पे इसको आर बार को बाहर निकाला और डीपी को डिफरेंशिएट किया। हाँ, इसका उल्टा करो, अभी पी बार को बाहर निकालेंगे और आर बार को डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ सर, कर दिया। सर आगे क्या होगा, आगे कुछ नहीं होगा, आपका कुछ नहीं होने वाला आगे। यहाँ पे ध्यान दो, न्यूटन भाई साहब के दूसरे नियम के अकॉर्डिंग फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, सॉरी लीनियर बोलना पड़ेगा, ठीक है, लीनियर बोलना पड़ेगा। सो डीपी बाई dt फोर्स होता है। ये आप कैसे बोल सकते हो, ये हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन भाई साहब का दूसरा नियम, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, विच लॉ, सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। आर क्या है सर, आर इज द पोजीशन वेक्टर। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, मतलब डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या होता है सर, वेलोसिटी होता है। सो dr by dt इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी। हाँ सर, वेलोसिटी। यहाँ पे ये जो वैल्यूज यहाँ पे लिखे आपने, इसको इस इक्वेशन में फेंक के मारो। सो यहाँ पे क्या आएगा, आर बार को हटाना नहीं है, आर बार को एज इट इज रहने दो। dp बाई dt क्या आएगा, dp बाई dt क्या होता है, फोर्स होता है। क्या होता है, फोर्स प्लस p बार
पी बार क्रॉस क्रॉस वी बार। हाँ सर बिल्कुल सही। हाँ अब मुझे बताओ टॉर्क का पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है टॉर्क का? सर टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट होता है पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स का। तो आर बार क्रॉस एफ बार की जगह पे हम लिख सकते हैं टो बार। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे इसकी जगह पे आपने क्या लिखा? इसकी जगह पे सर हमने लिखा टॉर्क प्लस प्लस, अभी एक और स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, लीनियर मोमेंटम पी बार इज इक्वल टू, क्या इसकी जगह पे मैं यम वी बार लिख सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, हमें ये पता है, हमें ये पहले से पता है। तो यहाँ पे उठा के फेंक के मारो। सो हाँ ये तो टॉर्क तो लिखा हमने, टॉर्क टो बार प्लस, हाँ पी की जगह पे क्या लिखोगी? यम यम वी बार, यम वी बार, इसको ब्रैकेट के अंदर डाल दो, क्रॉस पी बार। यम को जरा सा बाहर निकालो, यम को बाहर निकालो, किसके बाहर? ब्रैकेट के बाहर। और वी को ब्रैकेट के अंदर लेके जाओ, तो यहाँ पे आपको दिखेगा वी बार क्रॉस वी बार। आप सबको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करने के बाद साइन थीटा आता है। चलो यहाँ पे आएगा वी स्क्वायर साइन थीटा। मुझे एक बात बताओ, क्या बताना है सर? ये भी वी बार है, ये भी वी बार, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा सर? सेम होगा। दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम। तो दोनों के बीच का एंगल कितना? 0। कितना डिग्री? 0। कितना होगा? 0। सो टो बार प्लस यम वी स्क्वायर साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो मतलब यहाँ पे बचेगा क्या? यहाँ पे बचेगा टॉर्क, बाकी टर्म क्या हो गया? 0। ये 0 हुआ, 0 0। हाँ सो यहाँ पे फाइनली आपको क्या मिला? फाइनली मिला dl बार अपॉन dt इज इक्वल टू 0, सॉरी 0 नहीं, इज इक्वल टू टॉर्क। यही तो मैंने बताया था। टॉर्क का अपना थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू थर्ड कॉन्सेप्ट, टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? हाँ सर क्लियर हुआ। और फिर बाद में लिखेंगे हम इफ the net torque acting on an object is 0, then angular momentum remains conserved। नेट टॉर्क 0 है तो dl by dt 0। और इसी को हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसी को हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो आपके चांद तारे आने से पहले मैंने यहाँ पे प्रूव करके दिखाया कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला नेट टॉर्क अगर 0 है तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है। और अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो आप लिख सकते हो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, I1 N1 इज इक्वल टू I2 N2 एंड I1 बाई T1 इज इक्वल टू I2 बाय T2। ये कब लिखा जा सकता है? यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है। जब नेट टॉर्क 0 रहेगा तो आप ऐसा लिख सकते हो, अदरवाइज आप ऐसा नहीं लिख सकते। क्लियर हुआ सबको? आई होप कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक बाय बाय, ऑल दी वेरी बेस्ट।